हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए नीट 2024 में आने वाली बायोलॉजी जो आएगी वहां पर उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़ा क्या रहा हूं, आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूं कि क्या पूछा जाएगा और जो कंसेप्चुअल चीज़ें साथ साथ पढ़ा रहा हूँ वो भी, मतलब आपको पूरा कंसेप्ट भी दिया जा रहा है वन शॉट वीडियो में। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ कवर करके दे रहा हूँ। तो ये आपका नीट से बहुत पहले, लगभग एक महीना पहले तक ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। 11th और 12th दोनों क्लास की वीडियोस आपको मिलेंगी। अभी हम 12th की पढ़ा रहे हैं तो 12th के बाद बस 11th की शुरू करने वाले हैं। 2-3 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा 12th वाला। और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक है वन शॉट वीडियोज़ के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी आपको एनसीईआरटी की और चीज़ें पढ़नी हो तो आपको नीचे एक और लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। वहाँ थोड़ा ज़्यादा बताया हुआ है। अभी आप वन शॉट देखना क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो करते हैं आज की वीडियो में शुरू इकोसिस्टम नाम के चैप्टर को। ये छोटा चैप्टर है, बहुत सारा पार्ट इसमें से नया कट गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो गया, वो नहीं आएगा इस बार के पेपर में। तो करते हैं शुरू, आज जो भी दिया गया उसको पढ़ते हैं नई एनसीईआरटी से, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। लिखा है एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो यहाँ पर हमें एक सवाल बन सकता है कि नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले मान लो। फिर आगे लिखा है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ध्यान रखना, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, उनके बीच के रिलेशन को इकोसिस्टम कहते हैं। ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है इकोसिस्टम की यहाँ पर। आगे लिखा है इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू द लार्ज फॉरेस्ट ऑफ सी। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम as a composite to all of the all local ecosystem on earth. Since the system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into two basic categories, that is terrestrial और aquatic। मतलब पानी वाला और ज़मीन पर रहने वाले इकोसिस्टम दोनों की बात करेंगे। यहाँ से हमें सवाल मिलेगा पेपर में क्या, कि आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल याद करने हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे ग्रासलैंड, जैसे कि डेजर्ट, जैसे कि, है ना, आर सम एग्जांपल। एंड पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज। एस्चुरी इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सी एंड द रिवर। तो रिवर की पानी जहाँ समुद्र में गिरता है, वो जो एरिया होता है बीच का, ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। ध्यान रखना। एंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर आगे लिखा है क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। ये दोनों के दोनों क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ध्यान रखना, यहाँ तक कि एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। इसलिए एक इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक हैं, दो मुख्य जो उसके वो हैं, मतलब दो मुख्य उसके पार्ट हैं, जिसमें से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट मिल करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। देखो, we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, फूड चेन, वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ेंगे एंड द आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, साइकिल, चेन, वेब्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट इज एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, यहाँ से शुरू होता है अच्छे से चैप्टर। यहाँ है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट द various component of the environment, abiotic and biotic. You studied how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. Let us look at this component in more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these component of the ecosystem. तो हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ये वाली बात पढ़ेंगे आगे। लिखा है इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर। इन दोनों, ध्यान रखना, इंट्रैक्शन, केवल यही डेफिनेशन बनती है इकोसिस्टम की। इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। वर्टिकल, ये डेफिनेशन है, नीट में आएगी, बोर्ड में भी आएगी, यहाँ से पूछा जाता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि एक आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है, ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज, उसके बाद छोटे ट्री, छोटे और ग्रासेस, मतलब वहाँ आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ऐसा सवाल भी आता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको कौन से जंगल में देखने को मिलती है,
तो आप बता दोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। बहुत अच्छा सवाल बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन है स्ट्रैटिफिकेशन की, लिखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर और ए फॉरेस्ट, श्रब्स द सेकंड एंड द हर्ब्स द ग्रास ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। The component of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect। आप पढ़ोगे किसी भी इकोसिस्टम में ये चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी होगी, डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, मतलब वहाँ पर प्लांट होंगे, फूड बनेगा, डिकम्पोजिशन भी होगा वहाँ पर एनर्जी का फ्लो भी होगा, है ना, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी जाएगी। तीसरा, वहाँ न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होगी, मतलब न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिकम्पोजिशन के बाद जो निकलेंगे वो वापस से भी रिसाइकल होंगे। नीचे एक पॉन्ड के इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, और ये सवाल बोर्ड में भी आता है और यहाँ से नीट में भी एक आधा सवाल बन जाएगा, जैसे कि लिखा है टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक एन स्मॉल पॉन्ड एग्जाम्पल। दिस इज फेयरली ए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। सवाल है कि पॉन्ड का इकोसिस्टम क्या एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है? आपका आंसर है यस। एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द मोर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अ पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच द अबव मेंशन्ड फोर कंपोनेंट्स, चारों चीज़ें मिलेंगी। प्रोडक्टिविटी भी होगी इसमें डिकम्पोजिशन होगा, इसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, है ना, इसमें और एनर्जी फ्लो भी होगा। लिखा है कि ये चारों चीज़ें जो आपने ऊपर पढ़ी हैं ये इसमें पाई जाती हैं। एंड द एबायोटिक कंपोनेंट द वाटर विद ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सॉयल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ द टेम्परेचर। ये नीट में आएगी लाइन। सोलर इनपुट, टेम्परेचर की साइकिल, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द पॉन्ड। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो पॉन्ड के फंक्शन को, मतलब पॉन्ड को रेगुलेट करते हैं, पॉन्ड के इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड, यहाँ पर जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, कुछ एल्गी होंगे और कुछ फ्लोटिंग और से कुछ डूबे हुए, कुछ आधे डूबे हुए, ऐसे प्लांट पाए जाते हैं। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड, कंज्यूमर वहाँ जू प्लैंक्टन्स होंगे, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स होंगी। द डिकम्पोजर आर द फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट स्पेशली, ये आप मार्क कर लोगे, यहाँ से डिकम्पोजर्स पूछ सकते हैं तो आप बता देना, ठीक है। फिर लिखा है कि एंड दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर एज ए होल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी होता है यहाँ, मतलब फूड बनता है और एनर्जी सन से आती है उसकी मदद से। एंड कंजप्शन होता है ऑटोट्रॉप्स का बाई हेटरोट्रॉप्स, एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, मिनरलाइजेशन भी होता है। ये चारों चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। और डेड मैटर रिलीज दैम बैक फॉर रीयूज ऑफ द ऑटोट्रॉप, दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एंड देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है, ध्यान रखना, अच्छा है, आएगा जरूर। फिर आगे हेडिंग प्रोडक्टिविटी। अभी अब हम चारों कंपोनेंट को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। लिखा है कि अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इन द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब लगातार सनलाइट रहे, यही फूड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। तो ये सवाल नीट में यहाँ से आ सकता है कि किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मेन तो चाहिए होती है सोलर एनर्जी, लगातार चाहिए होती है, ये है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, तो ये यहाँ लिखा है कि वो अमाउंट जो फूड की मतलब ये कह रहे हैं कि वो अमाउंट ऑफ द फूड जो एक टाइम में बनता है, दैट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर उसके लिए हम पर ईयर लगाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी होगी। रेट अगर देखोगे फूड के बनने का तो वो प्रोडक्टिविटी है, और फूड का बनना जो है वो प्रोडक्शन है। तो लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया over a time period by the plant during photosynthesis, and it is expressed in terms of weight gram inverse 2 और energy kilocalorie minute inverse 2। अगर आप इसी का रेट देखोगे तो रेट में आप देखोगे तो रेट होगा तो बस इसमें प्रोडक्टिविटी कहेंगे फिर इसको, और रेट में भाई थोड़ा पर ईयर लग जाएगा, इसकी जो यूनिट है उनके साथ में पर ईयर लग जाएगा, ये वाली बात है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस। तो ध्यान रखना, जैसे टोटल कमाई घर की 10 लाख रुपए है, तो उसमें से घर का खर्चा मान लो 5 लाख है, तो जो बचा है वो है एनपीपी, मतलब खुद का खर्चा काट के जो बचता है वो एनपीपी होता है। जैसे अब प्लांट के केस में खुद का खर्चा क्या है? प्लांट भागते दौड़ते तो है नहीं, तो प्लांट के केस में खुद का खर्चा क्या है? रेस्पिरेशन है, केवल और केवल रेस्पिरेशन।
तो यहाँ पर हम GPP माइनस आर कर देंगे तो हमें NPP बचेगा। ये दिमाग में डाल लेना। लिखा है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो टोटल कमाई है प्लांट की वो ग्रोस है, उसमें से आप खर्चा काट लोगे तो बचेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP इज यूटिलाइज बाय प्लांट। थोड़ा बहुत प्लांट यूज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, उनका खर्चा कम होता है तो रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा दैट इज इक्वल एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला है GPP माइनस आर इक्वल टू NPP। अब ये है कि मान लो कोई प्लांट को खाएगा तो उसे क्या मिलेगी, उसे NPP मिलेगी। कहीं ना कोई बकरी मान लो प्लांट खा रही है तो प्लांट उसे NPP देगा, सिंपल बात है। और NPP का भी वो पूरा नहीं ले सकती, पूरा आगे नहीं जाता, पूरा आपको पता ही है 10% लो 10th क्लास में पढ़ाया गया था, तो पूरा पार्ट आगे नहीं जाता, पर उसके लिए अवेलेबल जो बायोमास है वो NPP है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब मान लो बकरी ने NPP खाया, उसके बाद बकरी का खुद का, देखो बकरी जो है वो भागती दौड़ती इधर उधर भी चलती उड़ती है और बोलती भी है, तो उसका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, कंजप्शन ज़्यादा है, खुद का खर्चा ज़्यादा है, तो वो बायोमास कम बनाएगी। मतलब जो भी बनाएगी, जैसे बकरे को कोई खाएगा तो उसको जो मिलेगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा, मतलब वो कम होगा। काफ़ी सारा घास खाने के बाद बकरी कुछ 50 किलो की होगी, है ना, बकरा वो भी, जो भी बकरी वो भी। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेवलप्ड ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ये नीट में आएगा, बोर्ड में भी आएगा, सवाल पूछेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। आपका आंसर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी। ये सवाल है अच्छा, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनेगा। पूछेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस बात पर डिपेंड करती है, तो आपके लिए आसान होगा, आप इन चारों पॉइंट को याद करके जाएंगे, ठीक है। And therefore it varies in different type of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere is 170 billion टन, जिसमें से पानी में जो ओशियंस में है वो 55 बिलियन टन है, बाकी बचा हुआ 115 बिलियन टन जो है वो लैंड पर होता है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, याद कर लेना, बस डाटा है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। You may have heard the inward form being referred to as the farmer's friend, and this is so because they help in the breakdown of complex organic matter, as in loosening of the soil. Similarly, decomposer break down complex organic matter into inorganic substances like CO2, water, nutrient, etc. It is called as the decomposition. डेड प्लांट रिमेन जैसे पत्ते सत्ते, सूखे हुए पत्ते, झाड़ झवाड़ जो भी होता है वो सारा कुछ नीचे पड़ा रहता है, वो सारा का सारा मिला जुला करके क्या कहलाता है, डेट्राइटस कहलाता है, जिसके ऊपर डेट्रीवोर्स काम करते हैं, which is the raw material for decomposition. The important step in the process of decomposition are fragmentation. प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं, जिनमें से पहले 3 स्टेप जो है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, वो एक साथ चलते रहते हैं, जहाँ भी आपका डेट्राइटस पड़ा होता है उसके साथ में, मतलब एक साथ चलता रहेगा। फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में भी बांटा जाता रहेगा, लीचिंग होती रहेगी, लीचिंग का मतलब है जो सॉल्युबल मैटर होता है वो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, वो लीचिंग होती है, कैटाबॉलिज्म भी होता रहेगा, और तीनों चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है ना। देखो डेट्रीवोर्स का एग्जांपल लर्न करना है, अर्थवर्म दिया है यहाँ पर, एंड ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल, ये नीट में आएगा, लीचिंग क्या है पूरी लाइन मार्क कर लेना है। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग दैट इज वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड अनअवेलेबल साल्ट, मतलब वो किसी काम के नहीं है, किसी को नहीं मिलते, ये ध्यान रखना, तो वो जमीन के अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ से मार्क करना है बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम, ध्यान रखना बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम, मतलब जो आपका डेट्राइटस है उसके ऊपर बैक्टीरिया अपने एंजाइम रिलीज करेंगे और फंगस भी अपना एंजाइम रिलीज करेगा। उनके एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं बाहर आकर के, फंगस डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब करता है, ये ध्यान रखना, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है फंगस में। लिखा है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म, तो इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो तीनों के तीनों अब जो प्रोसेस है नीचे लिखा है एक साथ चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन के बाद ये होगा इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द 3 प्रोसेस अबव मेंशन्ड आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सोयल, तो बाकी के 2 स्टेप हैं जो सोयल में होते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द फॉर्मेशन एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस, यहाँ से सवाल बनेंगे, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज पर सवाल आते हैं।
इनमें से पूछा जाएगा इनमें से ह्यूमस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको याद करनी है। डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, पहला पॉइंट। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, दूसरा पॉइंट। एंड एक्सट्रीमली स्लो रेट पर डिकम्पोजिशन होता है, तीसरा पॉइंट। ये कोलोइडल नेचर का होता है, चौथा पॉइंट। इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, पांचवा पॉइंट। ये ह्यूमस के पॉइंट है। ह्यूमस का सवाल बनेगा तो इन्हीं पर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ह्यूमस डार्क कलर का होता है, माइक्रोब स्लो एक्शन करते हैं, उसके अंदर माइक्रो मिनरल्स स्टोर रहते हैं और स्लो रेट पर उसका डिकम्पोजिशन होता है। ये उसके पॉइंट है, याद कर लेना जरूर। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द मिनरलाइजेशन। उसके बाद मिनरलाइजेशन होगा। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये पॉइंट याद कर लेना, एरोबिक प्रोसेस है। द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर। यहाँ से नीट में आएगा, मार्क कर लेना, पूछेंगे। अगर डेट्राइटस लिग्निन रिच है और काइटिन रिच है तो उसका जो है देर में आपका डिकम्पोजिशन होगा, स्लो होगा। अगर डेट्राइटस जो है वो आपका नाइट्रोजन रिच और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर उसके अंदर है तो उसका जो आपका डिकम्पोजिशन है वो थोड़ा तेज होगा। टेम्परेचर एंड सोयल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, ये यहाँ से ध्यान करना है। टेम्परेचर और सोयल मॉइस्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं एंड दैट रेगुलेट द सोयल कंपोजिशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल यहाँ से बनेगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ध्यान रखना, टेम्परेचर एंड सोयल मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो मिनरलेशन कम होगा, मतलब डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर सही होता है, बढ़िया, और मॉइस्चर भी चाहिए होता है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये भी पॉइंट मार्क करने का है, ये फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन को। वेयर एज लो टेम्परेचर एंड अनारोबाइसिस, तो अगर एनारोबिक कंडीशन है, क्योंकि ये लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो अगर एनारोबिक कंडीशन होंगी तो ये तेजी से नहीं होता। इट इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ये है, इसमें से जो मार्क किया है ये सवाल पेपर में आएंगे, गारंटी से आएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। लिखा है एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम। डीप सी में तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वहाँ कीमोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ऑन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो ज़मीन पर पड़ने वाला जितना टोटल सोलर रेडिएशन है, ISR कहते हैं उसे, उसका 50% से भी लेस देन 50% से भी कम इज पार है। उसका लेस देन 50% इज पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। उसमें से भी मैं बता दूं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का भी 2 से 10% ही प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस से फूड बनाने में। पार का 2 से 10% यूज करते हैं, ISR का 1 to 5% हो गया इस हिसाब से, तो ये ध्यान रखना बात, ठीक है। एंड लिखा है आगे कि सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लो थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर। तो ये ध्यान रखना, ये तो पॉइंट नोट ही कर लेना हमेशा के लिए। किसी भी तरह के इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी जो है वो एक सीधी रेखा में चलती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर, इस तरह चलती है, ठीक है। फिर लिखा है आगे कि फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर टू द देन कंज्यूमर, इट इज द कीपिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्दर द इकोसिस्टम नॉट एग्जेम्प्टेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ लिखा है कि इकोसिस्टम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी बचा हुआ नहीं है, मतलब एंट्रोपी भी होती है। They need to be constant supply of synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency toward disorderness। मतलब कि कुछ फूड जो है हमेशा ख़राब होता रहता है ट्रांसफ़र होने में। जब आपका फूड एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, प्रोड्यूसर से एनर्जी आगे जा रही होती है फूड की फॉर्म में, वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में ख़राब होती है। तो बहुत सारी एनर्जी वैसे भी हीट की फॉर्म में ख़राब ही होती है। तो ये कह रही है कि अगर आपको यूनिवर्सली जो टेंडेंसी है डिसऑर्डरनेस की उससे बचना है तो आपको लगातार सोलर इनपुट की आवश्यकता होती है, लगातार फूड बनते रहना चाहिए, ऐसा। The green plant in the ecosystem are called producers. And in a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plant. Likewise, producer is an ecosystem are various species like phytoplankton and algae and herb plant. You have read about the food chain. तो आपने पढ़ा होगा फूड चेन 10th क्लास में, 9th में शायद था, 10th में। तो ये उससे खाता है, वो उससे खाता है, ऐसे एक फूड चेन होती है। एंड लिखा है कि जो प्रोड्यूसर से हमेशा शुरू होती है
And rather webs are formed such that animal feed on plant on another animal and in turn is food for another. मतलब ये कह रहे हैं कि फूड चेन का कॉन्सेप्ट रियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बकरी घास खाएगी फिर बकरी को कोई खाएगा, ऐसा नहीं है। किसी को कोई भी खा सकता है। मतलब बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ी रहती हैं और एक जाल जैसा बनाती हैं जिसे फूड वेब कहते हैं, ध्यान रखना। एंड फूड चेन और रेदर वेब्स आर food chain or rather webs are formed such that an animal feed on a plant or another animal and in turn is food for another. The chain or web is formed because of this interdependency. No energy that is trapped into an organism remain in it forever. भाई रह नहीं सकते ना एनर्जी, या तो मरेगा तो डिकम्पोजिशन में जाएगा। एंड द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास ऑन द कंज्यूमर, या तो कंज्यूमर खाए किसी को, प्रोड्यूसर को, या फिर वो ऑर्गेनिज्म डाई करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, डिकम्पोजिशन में घुसेगा। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। ये ध्यान रखना, कोई मरता है तो यहाँ से डेट्राइटस फूड चेन शुरू होती है। डीएफसी ग्रास से जो शुरू होती हैं दे आर जीएफसी, ग्रासिंग फूड चेन, ये ध्यान रखना। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, दे आर कॉल्ड हेंस कंज्यूमर्स एंड आल्सो हेटरोट्रॉप्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर खाते हैं, जैसे बकरी घास खाती है तो बकरी हर्बीवोर्स हुई। एंड दे प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर होते हैं। एंड इफ द एनिमल ईट ऑन अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और दे प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं। लाइकवाइज यू हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू। Obviously, the primary consumer will be herbivores. Some common herbivores, insects, birds and mammal, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये होते हैं। पर यहाँ से जो नीट में आएगा ये आएगा, मोलस्का आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम। मेरे को लगता है पक्का ही सवाल आएगा, बच्चों को याद नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, जहाँ पर बताई गई हैं 2 फूड चेन पढ़ाएंगे, जीएफसी और डीएफसी, ठीक है। और यहाँ लिखा है द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स एंड और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर। तो एक्चुअली प्राइमरी कार्निवोर्स जो होते हैं वो आपके कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। अ सिंपल ग्राजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड। तो मैं लिख के बताता हूँ एक्चुअली है क्या। देखो, जो गोट है ये प्राइमरी कंज्यूमर है और प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होगा, ये पक्की बात है ना, ये ध्यान रखना। और मैन मान लो यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है, बकरे को खा रहा है मान लो, तो इस टाइम ये कार्निवोर है, वो भी मैं कह दूंगा इसको प्राइमरी कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर, ये ध्यान रखना क्या है, प्राइमरी कार्निवोर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर होते हैं और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज द सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर, समझ रहे हो। इसके बाद तो फूड चेन अगर यहाँ मैन की जगह पे कोई टाइप मान लो, कुछ भी मान लो और कुछ होता तो ये थोड़ा आगे चलती। इसके बाद फिर यहाँ आता आपका टर्शरी कंज्यूमर और या फिर सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है ना। और इसके आगे ज़्यादातर फूड चेन नहीं जाती हैं, बहुत कम जाती हो, एक आधी कोई, क्योंकि बाबू पता क्या होता है, एनर्जी जो है ना यहाँ से जाते जाते ना अलग अलग लेवल पर कम हो जाती है। मतलब यहाँ आपको पता है 10% ही आगे जाएगी, फिर 10% आगे जाएगी, फिर 10% आगे जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले ट्रॉपिक लेवल से 4th ट्रॉपिक लेवल तक जाते आते एनर्जी खत्म हो जाती है, तो बचती नहीं है। तो इससे आगे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो संख्या में भी कम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट है द डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी, बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर मेड अप द डिकम्पोजर्स विच आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये मार्क कर लेना, बढ़िया सवाल बनेगा यहाँ से। यहाँ लिखा है दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्राइटस। दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेप्रोट्रॉप्स। डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम, ये बहुत अच्छी लाइन है। डिकम्पोजर सीक्रेट करते हैं इंजाइम्स को, जिसके बाद चीज़ें जो है वो ब्रेक होती हैं, उसके बाद वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन है, ध्यान रखना। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट का मतलब होता है चैनल। तो ये बहुत तगड़ा सवाल है, नीट में आएगा, मार्क कर लेना। पानी वाले इकोसिस्टम में लोगों को लगेगा कि वहाँ ग्राजिंग फूड चेन कैसे चलेगी, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ जीएफसी ज़्यादा बड़ा चैनल है बजाय डीएफसी के, क्योंकि बॉटम में बहुत गहराई होती है डीएफसी में, और डेट्राइटस कहाँ जाएगा, पानी में गहराई में जाएगा बॉटम पे, तो वहाँ पर डीएफसी चलना मुश्किल होता है। जबकि वहाँ पर जो चैनल है एनर्जी ट्रांसफ़र का, वो जीएफसी ज़्यादा अच्छा है डीएफसी से।
ये मार्क कर लेना, बढ़िया सवाल है। और इसी के उल्टा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी जो है वो डेट्राइटस फूड चेन से ट्रांसफर होती है रादर दैन द जीएफसी। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organism DFC are prey to the GFC animals. मतलब ये कह रहे हैं कि बीच बीच में DFC GFC, मान लो DFC में अर्थवर्म है तो वो जुड़ गया GFC के साथ में कहीं पे, तो फिर पूरा जाल बन जाएगा। एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट जाल का है, वेब का, चेन का नहीं है। And in natural ecosystem, some animal like cockroach, crows, etc. are omnivores. These natural interconnection of food chain make the food web. हाउ डू क्लासीफाई द ह्यूमन बीइंग? तो ह्यूमन बीइंग बेचारा कहीं भी हो सकता है, किसी भी लेवल पर होगा, ये कहीं भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहीं भी। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक लेवल। तो मैंने बता दिया आपको ट्रॉपिक लेवल, पहला ट्रॉपिक लेवल प्लांट का, दूसरा प्राइमरी का, तीसरा सेकेंडरी का, चौथा टर्सरी का, इस तरह से। यानी सीधा सीधा जो फूड लेवल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का किसी समय पर किसी चेन में, वो होगा उसका ट्रॉपिक लेवल। Based on the source of their nutrition or food, organism occupy the specific place in the food chain is called as the trophic level. Producer belong to the first trophic level, herbivores second trophic level, carnivore third trophic level। और ये टेबल लर्न करनी है पूरी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद कर लेना। बर्ड, फिशेस, वॉल्व कौन से लेवल पर है, जो प्लैंकटन, ग्रास ऊपर, काऊ कहाँ आते हैं, ये याद कर लेना, जरूर कर लेना भाई, जरूर, ठीक है। आगे लिखा है The important point to note is that the amount of energy decreases at the successive trophic level। जैसे मैंने बताया आपको, when any organism die it is converted to the detritus or dead biomass that serve as the energy source for the decomposer। Organism at each trophic level depend on those of the lower trophic level। मतलब हमेशा कोई भी अपने से नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल को ही खा रहा होता है। Each trophic level has a certain mass of living material। ये डेफिनेशन है, बोर्ड में भी आ सकती है, नीट में भी। जो बायोमास किसी भी लेवल पर जिस समय पर होता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। न्यूट्रिएंट को कहते हैं स्टैंडिंग, ये इसको कहते हैं स्टैंडिंग न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं कुछ और, मेरे ख्याल से, मेरे याद नहीं आ रहा अभी। जैसे लिखा है ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट के लिए एक वर्ड है, वो मेरे जहन से उतर गया अभी। तो द स्टैंडिंग क्रॉप इज द मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इस, ये ध्यान रखना, स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो बायोमास का है, ठीक है ना। और जो सॉरी न्यूट्रिएंट का जो है वो स्टैंडिंग स्टेट है। तो ध्यान रखना, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप अलग अलग होता है। और द नंबर इन द यूनिट एरिया, द बायोमास नंबर भी है, ठीक है, ध्यान रखना, नंबर और बायोमास दोनों। द बायोमास में स्पीसीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। बेहतर होगा कि ड्राई वेट लें। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। पानी नहीं निकाल के देखते हैं उसको। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्राजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लो। लिंडमैन्स 10% लो है ये। तो ये कह रहे हैं कि फूड चेन लंबी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती भाई, एनर्जी आगे है ही नहीं ना फिर, क्योंकि इसीलिए टाइगर वाइगर जो टॉप पे होते हैं इसलिए वो संख्या में कम होते हैं, एनर्जी जाती ही नहीं वहाँ तक। एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल इन नेचर इज पॉसिबल टू हैव सम मैनी लेवल्स। Producer herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. Do you think there is any such limitation of the DFC? तो DFC की तो बहुत लिमिटेशन है भाई, ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, चलेगी नहीं चलेगी, कुछ गारंटी नहीं होती। ये आप देख सकते हो, इसमें दिखाया गया कि हर एक लेवल पर हीट निकल रही है, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हर एक लेवल पर ख़राब होती है, ये ध्यान रखना। तो ये सेकेंड लॉ वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। हीट की फॉर्म में एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है ट्रांसफर एनर्जी में, तो इसलिए एनर्जी अगले लेवल पर कम जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है इकोलॉजिकल पिरामिड, और आज के एनसीईआरटी में ये लास्ट टॉपिक है ना, जो इसके बाद वाला कट गया है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ द पिरामिड। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टूवर्ड्स द एपेक्स। वन गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो एंड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल दिस रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। The base of the each pyramid represent the producer or the first trophic level, while the apex represent the tertiary or the top consumer। ये मैं समझाता हूँ, समझ लो। देखो बहुत आसान सी बात है, जैसे ही कभी भी ट्रॉपिक किसी भी तरह का पिरामिड का सवाल आएगा आपके दिमाग में, आपके पेपर में भी कहीं भी पूछा जाए, तो आप ध्यान रखना आपके दिमाग में ना एक चीज़ होनी चाहिए, फूड चेन। पहले तो आपके दिमाग में फूड चेन हो। अगर आपका एक्वेटिक हो रहा है तो आपके दिमाग में एक्वेटिक की एक फूड चेन हो, और अगर आपके टेरेस्ट्रियल है तो आपके दिमाग में एक टेरेस्ट्रियल की फूड चेन हो। दो फूड चेन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कॉमन सी। अब मान लो कोई कहता है कि आपको बनाना है पिरामिड बायोमास का, यही टफ है जो मैं बता रहा हूँ। बायोमास का पिरामिड बनाना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में,
हम एक फूड चेन लिख लेंगे, जो भी होगा मान लो यहाँ लिख लो आप ग्रासेस, उसके बाद जो भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। आपको लगता है अब बायोमास देखना है, बायोमास टर्शरी कंज्यूमर का ज़्यादा होगा या ग्रासेस का? वही 50 क्विंटल घास खा के ना 1 किलो बनती होगी बकरी, 2 किलो बनती होगी, है ना, 2-4 किलो बढ़ाती होगी। तो बायोमास ग्रासेस का ज़्यादा होगा और टॉप कार्निवोर का कम होगा। तो ऊपर की तरफ जो पिरामिड होगा वो आपका नैरो होगा, नीचे बॉटम होगा बड़ा, बेस उसका बड़ा होगा। तो सीधा पिरामिड बना है, अपराइट बना है। कैसा बना है? अपराइट। तो बस ऐसा सोचना है आपको। अगर नंबर का पूछता तो नंबर ग्रासेस के ज़्यादा हैं तब भी ऐसा ही बनता, है ना, नंबर ऊपर कम होंगे तब भी ऐसे ही बनता। ये वाली बात समझनी है। बस पहले फूड चेन लिखनी है, लाइन बाद में खींचनी है। जैसे कि आपको पूछा जाए कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड बनाओ, तो पहले आप लिखोगे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब तुमको पता है एक्वाटिक में प्रोड्यूसर कौन है? एल्गी है। तो एल्गी में वेट ज़्यादा होगा या फिश में ज़्यादा वेट होगा? कॉमन सेंस है, फिश में होगा, तो फिर ये उल्टा बन जाएगा ऐसा। ये है बस बात, ये समझने वाली बात है छोटी सी। तो ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। तो बस यही है इसमें आसान सी चीज़, एक बार देख लो। यहाँ इन्होंने लिख के बताया भी है कि बेस ब्रोड होता है, बेस रिप्रेजेंट बेस ऑफ द ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। तो नीचे हमेशा प्रोड्यूसर रखने हैं, चाहे वो बेस चौड़ी तरफ हो या फिर पतली तरफ हो, ये बाद में देखना है। द 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर। तो सबसे पहला पिरामिड आपके सामने लिखा है, बना है ये है पिरामिड ऑफ नंबर। ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इन्होंने दिखाया कि लगभग 6 मिलियन प्लांट 3 आपके टॉप कार्निवर्स को, टॉप कंज्यूमर्स को सपोर्ट करते हैं। और पिरामिड जो है वो सीधा बना है, सीधा, नंबर ज़्यादा ही होंगे ग्रासेस के, क्या है इसमें। फिर नीचे बना है बायोमास का। तो बायोमास भी आपको पता है ग्रासेस का ज़्यादा होता है और इनका कम होता है, ये भी ठीक है, सीधा बनेगा, है ना। और ये देख लेना वैसे ही कि 809 है और 1.5 है, ऐसे देख लेना एक बार। नीचे मिलेगा आपको उल्टा पिरामिड, जो एक्वाटिक का बायोमास का है। एक्वाटिक में मैंने बता दिया भाई, एक्वाटिक में नीचे एल्गी वेल्गी होंगे, इनका वजन कहाँ ज़्यादा होता है? फिशेस का ज़्यादा होता है, तो ये इन्वर्टेड ही बनना है, ठीक है ना, ये उल्टा बनेगा, ये भी कॉमन सेंस है। और ये है भाई साहब एनर्जी का पिरामिड, ये हमेशा सीधा होगा किसी भी इकोसिस्टम का हो, क्योंकि एनर्जी हमेशा प्लांट में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। Any calculation of the energy content biomass or number has include all organisms at the tropic level. No generalization we make will be true if we take only a few individual at the tropic level. मतलब ये कुछ इंडिविजुअल को लेना है, मतलब पूरा उस लेवल पर जो भी होंगे सब आगे फिर इकट्ठे। इनटू अकाउंट ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। एक साथ ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक आदमी गाजर खा रहा है या फिर एक बकरा खा रहा है, तो अलग अलग लेवल पर होगा। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज। वहाँ कोई स्पीसीज नहीं है, फंक्शनल लेवल है, उसको कोई भी स्पीसीज हो सकती है। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ये नीट में स्टेटमेंट आ सकता है, सही कर देना। स्पैरो, अगर आप एक स्पैरो को देखोगे तो स्पैरो जो है भैया, अगर वो सीड खाती है ना तो वो, अगर स्पैरो जो है वो सीड खा रही है, तो सीड खाने के टाइम पर स्पैरो क्या है? सीड खाने के टाइम पर स्पैरो जो है वो आपकी प्राइमरी होगी, ठीक है ना। और अगर वो मान लो इंसेक्ट खा रही होगी तो वो सेकेंडरी जाएगी। तो लिखा है स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड एंड फ्रूट्स एंड ट्री एंड सेकेंडरी फीड्स इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। तो ये सवाल यहाँ से बनता है स्पैरो का। कैन यू वर्क आउट द हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट द इन फूड चेन? तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, कुछ भी खा लेगा आदमी तो। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड और नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास अपराइट, ज़्यादातर अपराइट होते हैं, पर producer are more in number in biomass than in herbivore, and herbivore are more in number in biomass than a carnivore. Also energy at a tropic level is always more than a higher level. तो ये ज़्यादातर सीधा ही बनता है, पर ये एक्सेप्शन है, ये पैराग्राफ पेपर में आएगा। लिखा है देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री। तो यहाँ पर ट्री का इकोसिस्टम बना लेंगे। ट्री के इकोसिस्टम में ये ट्री है इसके ऊपर कह रहे इंसेक्ट है मान लो, तो भाई सीधा बात है, ट्री के नंबर 1 होगा, इंसेक्ट का ज़्यादा होगा, इंसेक्ट ज़्यादा होंगे, लाइन इधर चौड़ी इधर छोटी, उल्टा बन गया। लिखा है कि नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, तो ये उल्टा बन गया नंबर का। तो और बायोमास का बनाऊँ तो बायोमास का सीधा बन जाएगा, ट्री का बायोमास ज़्यादा होगा और इंसेक्ट का कम होगा, है ना, ये समझ गए होंगे आप। और फिर लिखा है कि नाउ एड एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड टू ईटिंग इंसेक्ट। अगर कह दे कि भाई इसको इंसेक्ट को कुछ बर्ड खा रही हैं, तो बर्ड तो कम होंगी, इंसेक्ट ज़्यादा होंगे, फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये स्पिंडल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्पिंडल शेप, ये ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है, बनता है पेपर में।
लिखा है कि एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर, ड्रॉ द शेप, तो ड्रॉ शेप करेंगे स्पिंडल शेप आएगी, ऐसा है। लार्जर बर्ड उससे भी कम होंगी ना, ईगल वगैरह। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड देन द फाइटोप्लैंक्टन। तो ये भी आपने पीछे देखा है कि उल्टा बनेगा वहाँ पर बायोमास का पिरामिड पानी में, एल्गी का वजन ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इजेंट दैट ए पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? तो एक्सप्लेन आप कर देना, बता दोगे फाइटोप्लैंक्टन वेट ज़्यादा नहीं होता, ऐसा। नेक्स्ट है लास्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा सीधा होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड because when energy flow from particular tropic level to the next tropic level, some energy is always distributed to the as a heat, and each bar in the energy of pyramid is indicating the energy level of that particular tropic level. तो वो एनर्जी लेवल को दिखाता है हर एक बार किसी भी टाइम पर पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी है। जैसे कि ये बार्स, मतलब ये जो बात हो रही है ना, ये दीज बार्स आर इंडिकेटिंग द एनर्जी लेवल, दे आर नॉट स्पेसिज, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ भैया चैप्टर हो गया ख़त्म, और लास्ट पैराग्राफ एक और दिया है छोटा सा। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, ये बोर्ड में आएगा, कर देना इसको सवाल को। लिमिटेशन ये है पिरामिड की कि इन्होंने जो है वो ऐसा नहीं है, एक स्पीसीज कई जगह भी हो सकती है अलग अलग लेवल पर, वो नहीं बताया। इन्होंने सिंपल फूड चेन करी है, जबकि सिंपल फूड चेन कभी होती ही नहीं है, हमेशा आपके वेब्स होते हैं। इन्होंने जो है डिकम्पोजर का कोई स्थान नहीं लिया, डिकम्पोजर की जगह नहीं बताई इसमें, तो ये एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और इन पिरामिड्स को इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। चार्ल्स एल्टन ने इन्हें बताया था, इसके नाम पर यह आ सकता है सवाल। तो यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सवाल, 2-3 सवाल, दो तो बन ही जाएंगे, गारंटी है इस बात की, है ना, 2 तो आएंगे ही। तो आपका इसमें से 4-4 8 नंबर का काम होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियोज़ भी लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको 12th पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद 11th शुरू होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलती है बहुत ज़्यादा। और बाकी आपको चैनल पर बहुत सारा सामान मिलने वाला है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, टेक केयर, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।